Hello everyone. So today we are going to start the chapter 2 of the Polity through MCQ series, and these MCQs are strictly based on the M Lakshmikant book. So if you have read M Lakshmikant of Polity once, then आप श्योर शॉट इस वीडियो को देखना and इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना. Yesterday we have already completed the chapter 1, that is the historical background. So today we are going to start with the Constituent Assembly. Now दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से आता है एंड ये चैप्टर साथ में उतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं इसमें. सो आई हैव ट्राइड कि एक्सप्लेनेशन पार्ट में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज आई हैव अरेंज दीज डेट्स इन ए क्रोनोलॉजी, ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाए. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेट मी टेल यू सम ऑफ द बेसिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट mooted by M.N. Roy. This you need to know. M.N. Roy and किस ईयर में? 1934 में firstly it was mooted. Now if I talk about the Indian National Congress, the Indian National Congress proposed for a constituent assembly first time in the year 1935. ठीक है. If I tell you about the British, when did the British firstly accept the idea of the constituent assembly? Then it was in the year 1940 during the August offer. So अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन डिड द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन इट वाज द ऑगस्ट ऑफर. ऑगस्ट ऑफर के बाद जितने भी ऑफर्स आए या क्रिप्स मिशन आया, वेवल प्लान आया, सब के सब में देयर वाज द एक्सेप्टेंस फॉर द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो दिस वाज अ बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इवॉल्व ओवर द टाइम. नाउ सेकेंड थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सबसे पहले टू द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389. नाउ 389 में दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स विच बिलोंग टू द ब्रिटिश असेंबली. So the number of these people were 296. These people which belong to the British Assembly, these representatives were to be selected on the basis of proportional representation, on the basis of single transferable vote. ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाना था. ठीक है, दिस इज़ द सेम सिस्टम ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू विच द इलेक्शंस टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैपन्स इन आवर कंट्री. सो फर्स्ट थिंग इज द अबाउट द ब्रिटिश असेंबली रिप्रेजेंटेशन. देन देयर वॉज सम मेंबर्स विच बिलोंग टू द प्रिंसली स्टेट्स, and these representation of princely state was of the number 93, and the members from the princely states were nominated. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ. ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर नॉमिनेटेड होते थे. सेकंड, फर्स्ट मैंने बता दिया स्ट्रेंथ के बारे में आपको. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द सीट्स वेयर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 1 सीट फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन. मतलब एक सीट पे 10 लाख का, एक सीट 10 lakhs को रिप्रेजेंट करती थी. दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट था रिगार्डिंग द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस. तो उसमें जो रिप्रेजेंटेशन थी इट वाज गिवन टू मुस्लिम, सिख एंड जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन था. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हिंदूज, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा के लिए अलग कैटेगरी नहीं थी, उनको जनरल में ही रखा गया था. ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स. बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे दे दूंगा आपको. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स. फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9th December 1946. प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ही वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. एंड देन उसके बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है,
13 दिसंबर 1946 को, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वेयर, सॉरी नॉट प्रपोज्ड बट दीज वेयर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वेयर प्रपोज्ड, ठीक है, एंड दीज वेयर प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को. अगेन जनवरी 22 1947 को दीज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस वेयर अडॉप्टेड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स is on 22nd July 1947 national flag was adopted by the Constituent Assembly. On 26 November 1949 the Constituent Assembly came to force, and sorry, not Constituent Assembly but Constitution came to force. The provisions such as citizenship, the provisions such as election, the provision which were temporary provisions, कुछ पार्शियल प्रोविजंस जो थे लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शन, टेम्पररी प्रोविजंस, दे केम टू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्शियली केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर. सो परमानेंट 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स फुल्ली. 26 जनवरी से 2 दिन पहले क्या हुआ कि नेशनल सॉन्ग एंड द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड. ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे. 22 जुलाई का एक फैक्ट आपको याद रखना है, द डेट व्हेन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड, एंड 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग एज वेल एज नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड. So this was the basic idea regarding the Constituent Assembly. Now let us straight away move to the questions. जो बाकी का explanation है I will provide you in the explanation part. सबसे पहले we have to tell which of the following statement are correct. The first one is, consider the following statement regarding the composition of the Constituent Assembly. The representatives were to be elected from the 4 constituents: Hindu, Muslim, Sikh and Christian. Second point is, the chairman of the Union Constitution Commission was Sardar Vallabhbhai Patel. Third point is, the total strength of the Constituent Assembly was 389. And the drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar consisted of 8 members. ठीक है, आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन. अगर आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट सुना होगा अभी मेरा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ ईज. सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने आपको बताए थे कि क्या बेसिस था रिप्रेजेंटेशन का, तो मुस्लिम, सिख एंड जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन था. तो ये हिंदूज एंड क्रिश्चियन ये जनरल में आते थे, ना कि इनको अलग से कोई प्रोविज़न दिया गया था. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो जैसे ही फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ, करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया ओनली 3. नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. सो नो, लेट मी टेल यू सम ऑफ द कमिटीज दैट वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सबसे पहले तो यूनियन पावर्स एंड देन केम द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, एंड देन देयर केम दी स्टेट्स कमिटी. अब इसको कंफ्यूज मत करना, प्रोविंशियल कमिटी से स्टेट कमिटी वॉज डिफरेंट. दीज ऑल वेयर हेडेड बाई JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोविंशियल कमिटी तो इट वॉज हेडेड बाई वल्लभ भाई पटेल. इफ़ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कमिटी दैट वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका अभी क्वेश्चन में था एक्सप्लेनेशन भी. ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज हेडेड बाय B.R. अम्बेडकर एंड इट डिडेंट हैव 8 मेंबर्स, नहीं तो उसमें 7 मेंबर्स थे. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ऑन दी अदर हैंड, अगर फोर्थ कमेटी की मैं बात करूँ तो देयर वॉज अ स्टीयरिंग कमेटी विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, सो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. The chairman of the Union Constitution Committee was Sardar Vallabhbhai Patel. This is wrong. करेक्ट क्या होगा? JL नेहरू. ठीक है, स्टेट्स कमेटी को भी JL नेहरू हेड कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आउट ऑफ विच 296 वेयर फ्रॉम द ब्रिटिश असेंबली. ऑन द अदर हैंड 93 वेयर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स. नेक्स्ट इज drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar consisted of 8 members. No, not 8 but 7 members. Okay, so इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ओनली 3 है. Now let's move to the next question. Next question is,
which one of the following provisions of the Constitution of India were given in immediate effect from the November 26, 1949? So I already told you November 6, 1949 ko the Constitution was partially adopted, and the provisions such as citizenship and elections, these were implemented on this date. अदर प्रोविजन सच एस एमरजेंसी प्रोविजन, फेडरल सिस्टम, ये बाद में इफेक्ट में आए थे, एंड बाद में भी कब? ऑन 26 जनवरी 1950 when constitution came to the effect fully. अब why was 26 January 1950 chosen as a date? Because it was a Purna Swaraj day, and you know the idea of Purna Swaraj या complete independence was adopted in the Lahore session of Congress in 1929. So पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट हुआ था इन लाहौर सेशन इन 1929. दैट इज़ वाई द डेट वॉज फिक्स्ड एज 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे के लिए. सो 1 and 3 हेयर आर करेक्ट, 2 and 4 हमारे रॉन्ग हैं. दैट इज द रीज़न वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. What was the procedure followed for the adoption of the Constitution of India? Now the Constitution of India you know was adopted by the Constituent Assembly. आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं. It was submitted to the people of India for ratification. No. Constituent Assembly में डायरेक्टली पीपल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि द रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर चूजन, सम ऑफ देम वेयर इलेक्टेड डायरेक्टली एंड सम ऑफ देम वेयर नॉमिनेटेड, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई. अभी नॉमिनेटेड कैसे? ध्यान करो कि प्रिंसली स्टेट्स तो नॉमिनेट करते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. जो 93 रिप्रेजेंटेटिव्स थे ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, दे नॉमिनेटेड देयर पीपल, एंड दोज हु वेयर इलेक्टेड उनका नंबर था 296. सो दैट इज़ द रीज़न वाई लक्ष्मीकांत में एक लाइन लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड. एंड यू नो द रीज़न फॉर दिस इलेक्टेड नाउ, क्योंकि proportional system on the basis of single transferable vote. ठीक है, this was a system of election. That is why partially elected ऐसे था and partially nominated body था. Partially nominated का क्या मतलब है? These princely state nominated some of their members. That is the reason why the Constituent Assembly was termed as partially elected and partially nominated body. ठीक है, तो पहले का कोई सेंस नहीं बनता है. दिस इज़ रॉन्ग. इट वॉज सबमिटेड टू द गवर्नर जनरल. कोई रोल ही नहीं था गवर्नर जनरल का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड इज इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन द इंटरिम गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट. इट हैज़ नो लॉजिक इन इट. द नेक्स्ट इज इट वॉज अडॉप्टेड व्हेन इट रिसीव द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. येस, वाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक रोल ही था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डिस्पाइट सबसे पहला रोल तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था कि इट हैज़ टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल क्या था? अभी मैंने आपको बताया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था. दैट वाज आल्सो अ रोल. ऑन द थर्ड पॉइंट, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, इनको भी अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, एंड और क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक और रोल था. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लेना. व्हाट? कि इट एक्टेड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट. कौन सी डेट से? तो 26 जनवरी 1950 से. जब तक फर्स्ट इलेक्शंस नहीं हो गए 1951-52 में फर्स्ट इलेक्शंस नहीं हो गए, तब तक the Constituent Assembly worked as the provisional parliament for the country. ठीक है, आई होप कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स टू यू. आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो डू मेंशन दिस इन दी कमेंट सेक्शन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा. द फोर्थ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको पहले बताया मैंने, जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी. एंड इसके अलावा JL नेहरू हेडेड द यूनियन पावर कमेटी, एंड एक और कमेटी थी विच वॉज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. ठीक है, BR अम्बेडकर हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड राजेंद्र प्रसाद हेडेड द स्टीयरिंग कमेटी,
सरदार पटेल हेडेड द प्रोविंशियल कमेटी। सो ऑप्शंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आई होप कि आपको याद रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। The Constitution of India as framed by the Constituent Assembly was finally adopted and enacted on, so it was finally adopted and enacted on 26 November 1949. Partially it was accepted, the partial provisions were accepted such as citizenship and elections, but the constitution was fully adopted, or the major part or fully adopted on हमारा 26 Jan 1950। ठीक है, द रैशनल मैंने बता दिया आपको, वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, बिकॉज द आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज अडॉप्टेड इन द लाहौर सेशन ऑफ द 1929। यू हैव टू टेल मी हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन इन द कॉमेंट सेक्शन। देखते हैं कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हो ना। नेक्स्ट इज वी हैव टू मैच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी विद देयर चेयरमैन। So who headed the steering committee? Who headed the fundamental rights subcommittee? Who headed the union constitution committee? And who headed the provincial constitution committee? See, यहाँ पे मैंने 3 तो आपको ऑलरेडी बता दिए थे explanation part में, so you will be able to solve this question easily. So steering committee, it was headed by Rajendra Prasad. Union constitution committee headed by Jawaharlal Nehru. Provincial constitution committee was headed by Vallabh Bhai Patel. एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कमेटी है, इसका नाम आप नोट कर लेना, द फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी वॉज हेडेड बाय JB कृपलानी। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए का 2 यहाँ पे है, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी बी का 3 हो गया, द करेक्ट आंसर इज ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो आ गया ना, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, नो। Nominated by the Governor General, no. Elected by the legislature of various provinces, correct. And nominated by the rulers of princely states। अभी मैंने बताया था the constituent assembly was partially elected as well as partially nominated body, ठीक है। सो हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में या किसी भी SSC वगैरह के भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट स्टेट PSC भी इसको पूछ सकता है। सो आई होप कि आप सबों ने अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे सर BN राव को मार्क किया था। नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला तो सिंबल हम देख लेते हैं। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सो इट वाज अ एलिफेंट। सेकेंड इज हु वाज द लीगल एडवाइज़र, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र? तो BN राव हमने देख लिया। नेक्स्ट इज हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो कैलीग्राफर कौन थे? कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी राजदान, नारायण राजदान। ओके, इफ आई टेल यू अबाउट द चीफ ड्राफ्ट्समैन, द चीफ ड्राफ्ट्समैन was SN Mukherjee. And who was the secretary of the Constituent Assembly? He was HVR Iyengar. ओके, सो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हमारा सी करेक्ट है। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस वीडियो यू कैन get it on the Telegram channel. Now the Constituent Assembly of 1946 was not elected on the basis of यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल करेक्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या? प्रॉपर इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस, तो वो तो नहीं हुए थे। तो क्या था? अभी तो हमने पढ़ा द सिस्टम ऑफ proportional representation by the means of single transferable vote। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो यहाँ पे सही है टू अ पार्शियल, हाँ बिल्कुल सही है। इट वाज नॉट इलेक्टेड, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान विच केम टू इंडिया इन 1946। तभी तो 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो हमारी बनी थी। तो बिल्कुल आर सही है, असर्शन हमारा सही है, रीज़न भी सही है, करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? So I already told you. Jawaharlal Nehru moved the objective resolution in the Constituent Assembly on December 13th, 1946. And when were these objective resolution adopted by the Constituent Assembly? So these were adopted on जनवरी 22 1947। ये मैंने एक्सप्लेनेशन या इंपॉर्टेंट डेट्स वाले पार्ट में आपको बता दिया था। वॉट वेयर बेसिकली दीज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस? सो दीज वेयर द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन्हीं पे लेटर द प्रियम्बल वॉज बेस्ड। एंड इफ I were to ask you about the directive principle of state policy, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देयर वाज सम प्रोविजंस जिनके ऊपर डीपीएसपी बेस्ड थे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइनल क्वेश्चन है आज के दिन का। Dr. Sachidanand Sinha was elected as the provisional president of the Constituent Assembly. Yes, it is true. And when was he elected? On December 9th, 1946. Why he was elected? Because he was the senior most member. Okay. Now next is S.C. Mukherjee was elected as the vice president for the Constituent Assembly. Yes, it is right. The first vice president of the Constituent Assembly was H.C. Mukherjee. And if I tell you about the second vice president, it was B.T. Krishnamachari. Okay. So यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। नाउ दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नाउ एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, वीडियो तो यहाँ पे आपकी एंड हो गई है। एक लास्ट चीज़, ड्राफ्ट अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस यू नीड टू नो। अब मैं अगर बात करूँ ड्राफ्टिंग कमेटी की तो ये चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले ये कब इनेक्ट हुई थी? ऑन 29 अगस्त 1947। एंड जो 7 मेंबर्स थे इनका नाम आप याद रखना। सबसे पहले तो B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, ठीक है, B.R. Ambedkar was the chairman. Second member was Gopal Swami Iyengar, ठीक है। The third member was Krishna Swami Iyer. Next member was K.M. Munshi. The fifth member was Muhammad Sadullah. The next member was Madhav Rao, and the final member, that is the 7th member, was T.T. Krishnamachari, ठीक है। इनके नाम पूछ देता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डू कमेंट कि कैसा लगा आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट, and if I was able to clear your doubts regarding this chapter, ठीक है। if you want the PDF you can get it on the Telegram channel. The link of the first part of this video and the link of the Telegram channel will be provided in the description of this video. So thank you for watching.